तो हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पर पुनः। आज हम जो यूनिट 1 पढ़ रहे हैं उसमें चैप्टर 1 जो पढ़ रहे हैं। तो हमने लास्ट जो क्लास ली थी उसमें हमने जो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उससे संबंधित बहुत अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानों पर चर्चा की थी। आज हम उससे आगे की चीज़ों पर चर्चा करेंगे। विशेषकर जो हमारा सिलेबस है उसमें जो चीज़ें मेंशन है, अभी तक तो मैंने जो चीज़ें आपको पढ़ाई वो सिलेबस में इनडायरेक्ट मेंशन है। ठीक है, जैसे कि अब एजुकेशन की बात करते हैं तो शिक्षा नीति की जब हम बात करते हैं तो हमारे सिलेबस का पार्ट है, हम उसे हायर एजुकेशन में ऑलरेडी पढ़ते हैं। बट जब हम एजुकेशन की बात करते हैं, टीचिंग की बात करते हैं, शिक्षण की बात करते हैं, तो हम बड़े बड़े संस्थानों में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे जो हमारे साइंटिस्ट हैं या हमारे जो रिसर्चर्स हैं या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, वीसी हैं, या जो बड़े पदों पे जो पर्सन्स बैठे हैं जो कि एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, वो सब कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की चर्चा अपने वक्तव्य में करते हैं, स्पीच में करते हैं। तो उसकी चर्चा करना यहाँ पर थोड़ा स्वाभाविक हो गया था। सो दैट अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, है ना। और टॉपिक में हम पढ़ेंगे टीचिंग, शिक्षण। शिक्षण क्या है? तो शिक्षण का मुख्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। क्या करना? ज्ञान प्रदान करना। कैसा ज्ञान प्रदान करना? ज्ञान ऐसा हो जो सार्थक हो, ठीक है, जिसका सदुपयोग किया जा सके। शिक्षक शिक्षण शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच की एक अंतः क्रिया प्रक्रिया, जिसमें शिक्षक अनुभवों का संगठन करता है, मार्गदर्शन करता है, मार्गदर्शन प्रदान करता है और ऐसा वातावरण तैयार करता है जिससे शिक्षार्थी ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण, इन सब चीजों को न केवल अर्जित कर सके बल्कि उनका उपयोग भी अपने जीवन में सकारात्मक तौर पर कर सके, सकारात्मक तौर से समाज में योगदान दे सके। तो शिक्षण का मुख्य अर्थ है ज्ञान प्रदान करना। इसके अर्थ से भी प्रश्न पूछा गया है। ओके, सो आपको इसके अर्थ को अच्छे से समझ के जाना है। अगर हम आगे बात करें तो शिक्षण के मुख्य तौर पर जो अन्य महत्वपूर्ण डायमेंशन है उसमें कहा गया है कि शिक्षण एक परस्पर क्रियात्मक, योजनाबद्ध और लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है। जब हम इसके औपचारिक रूप की बात करते हैं शिक्षण की, तो औपचारिक तौर पे शिक्षा क्या है? एक क्रियात्मक है। इसमें क्या होती है? एक्टिविटीज होती है, फंक्शंस होते हैं। योजनाबद्ध क्रिया है क्योंकि स्ट्रक्चर्ड वे में इसको पढ़ाया जाता है, और लक्ष्य उन्मुख है, गोल ओरिएंटेड प्रक्रिया है। क्यों पढ़ाया जाता है? कोई कोई बच्चा अगर कक्षा 6 में पढ़ रहा है या 10 में पढ़ रहा है, 12 में पढ़ रहा है, तो उसका लक्ष्य होता है उस एग्जाम को पास करना, कक्षा 10 का एग्जाम पास करना। तो गोल ओरिएंटेड होता है, भविष्य ओरिएंटेड, रोजगार ओरिएंटेड होता है कि वो कक्षा 10 पास करके क्या किस क्षेत्र में जाएगा। उन सब चीजों को ध्यान में रख के शिक्षण प्रदान किया जाता है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की एक्टिव पार्टिसिपेंट्स होना जरूरी है, सक्रिय भागीदारी होनी जरूरी है। अगर सक्रिय भागीदारी नहीं होगी तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा। जो लक्ष्य उन्मुख उसकी प्रक्रिया है वो अस्थायी, पूरी तरीके से एक तरीके से पूरी नहीं होगी। तो ये एक तरफा गतिविधि नहीं बल्कि ये दो तरफा गतिविधि है। दो तरफा का मतलब है कि एक ऐसा वातावरण होता है जहाँ पर शिक्षार्थी और शिक्षक दोनों में उस पूरी की पूरी प्रोसेस में भागीदारी करते हैं, सक्रिय भागीदारी करते हैं, जिस प्रकार वो प्रक्रिया संपन्न होती है। और इससे क्या होता है? इससे अधिगम प्राप्त होता है, और प्रभावी अधिगम के लिए परस्पर सक्रिय भागीदारी का होना आवश्यक है शिक्षण से अधिगम प्रक्रिया में। शिक्षण के माध्यम से विद्यार्थी को ज्ञान, कौशल, मूल्य, दृष्टिकोण अर्जित करने के अवसर मिलते हैं। इस प्रकार शिक्षण केवल ज्ञान का हस्तांतरण नहीं है बल्कि ये मूल्य उन्मुख है, वैल्यू ओरिएंटेड प्रक्रिया है। इसमें ये भी सीखा जाता है कि हमें समाज में कैसे आचरण करना है, कैसे हमें अपने बड़ों के साथ व्यवहार करना है, सोसाइटी में कैसे हमें रहना है। ठीक है, हमें किसी संस्थान में अगर हमें तो हमें कैसे रहना है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है कहीं ना कहीं इसमें सिखाई जाती है, जिसका उद्देश्य शिक्षार्थियों की हॉलिस्टिक डेवलपमेंट यानी समग्र विकास को आगे बढ़ाना है, और उसके व्यवहार को अनुशासन और नैतिक दृष्टिकोण का निर्माण करना। यानी एक तरीके से शिक्षण जो होता है वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट का भी एक तरीका है। ओके, तो हम इन सब चीजों को अगर अच्छे से शामिल करते हैं, अच्छे से चीजों को देखते हैं, तो शिक्षण का जो उद्देश्य है वो प्राप्त होता है। जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, हिंदी में तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो देख सकते हैं। ओके, आराम से इस नोट्स को पॉज करके पढ़ सकते हैं। शिक्षण की परिभाषाओं की अगर हम बात करें तो हम सभी जानते हैं कि हमारी प्राचीन जो ज्ञान परंपरा है, हमारा इंडियन नॉलेज सिस्टम है, उसमें हम विश्व गुरु हुआ करते थे। ठीक है,
और हम हमारे पास बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हुआ करती थी, नालंदा, तक्षशिला। और उसके बाद बहुत एक इतिहास रहा है ज्ञान के संदर्भ में। दुनिया के जितना भी ज्ञान है, सारा का सारा स्रोत हम देखते हैं एक ऋग्वेद में पाया जाता है, जो कि भारत की प्राचीन साहित्यिक ग्रंथ है, वैदिक ग्रंथ है। तो शिक्षण के संदर्भ में बहुत सारी परिभाषाएं बहुत सारे थिंकर्स ने दी हैं, और उसमें से कुछ वर्तमान संगठनों ने भी दी है और कुछ थिंकर्स ने। इसमें हम कुछ दो तीन परिभाषाओं की बात करेंगे। टीचिंग इज ए प्लान्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस। शिक्षण एक योजनाबद्ध और संगठित प्रक्रिया है। इन इन विच ए टीचर इन्फ्लुएंसेस लर्नर्स टू ब्रिंग अबाउट डिजायर्ड लर्निंग। जिसमें शिक्षक क्या करता है, शिक्षार्थियों को प्रभावित करके अपेक्षित अधिगम करवाता है। प्रभावित करने का मतलब है उन्हें सिखाता है, उन्हें उस चीज को जानने के लिए प्रेरित करता है ना। और ये परिभाषा किसने दी है? एनसीईआरटी। आप लोग कमेंट करके फुल बताना कि एनसीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है और इसकी स्थापना कब हुई। ओके। A teacher affect identity. He can never tell where his influence stop. Teaching is the profession that create all other profession. बहुत ही इम्पोर्टेंट परिभाषा है, आपने कई जगह इसको सुना होगा कि शिक्षण वही व्यवसाय है जो अन्य सभी व्यवसायों को जन्म देता है। एक शिक्षक अनंत तक प्रभाव डाल सकता है। एक शिक्षक के पढ़ाए हुए छात्र कहाँ तक जाएंगे शिक्षक को भी नहीं पता होता। ठीक है। वो कभी नहीं जान सकता कि उसका प्रभाव कहाँ तक जा रहा है, कौन कौन उससे पढ़ रहा है। ठीक है, अभी आज मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से, कौन कौन पढ़ रहा है मुझे नहीं पता है। तो एक शिक्षक का प्रभाव अनंत तक होता है, और वो प्रभाव कहाँ तक होता है, उसका प्रभाव कहाँ होता है, स्वयं उसे भी नहीं पता होता। और शिक्षण वही व्यवसाय है जो अन्य सभी व्यवसायों को जन्म देता है। ठीक है। टीचिंग इज द प्रोफेशन दैट क्रिएट ऑल अदर प्रोफेशंस। हेनरी एडम्स की ये परिभाषा है, बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही प्रसिद्ध परिभाषा है। सो दैट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, और बहुत सारे एग्जाम में पूछी भी गई है। अब हम बात करें मॉरिसन ने जो परिभाषा दी, मॉरिसन को भी हम आगे पढ़ेंगे, अंडरस्टैंडिंग जो हमारे टीचिंग के लेवल है उसमें भी पढ़ेंगे। इन्होंने कहा कि शिक्षण एक घनिष्ठ संपर्क है। क्या है? एक इंटीमेट कांटेक्ट है, जो एक परिपक्व व्यक्तित्व और एक अपरिपक्व व्यक्तित्व के बीच होता है, जिसका उद्देश्य बाद वाले शिक्षण को आगे बढ़ाना है। अब परिपक्व व्यक्तित्व का मतलब होता है टीचर से, और अपरिपक्व व्यक्तित्व का मतलब होता है छात्र से जो पढ़ रहा है। और इन दोनों के बीच एक घनिष्ठ संपर्क ही क्या है? शिक्षण है, जिसका उद्देश्य होता है कि आने वाले समय में उस चीजों को आगे ले जाना। तो टीचिंग इज एन इंटीमेट कॉन्टेक्ट बिटवीन मोर नेचर पर्सनालिटी एंड ए लेस मेच्योर पर्सनालिटी। मेच्योर पर्सनालिटी एंड लेस मेच्योर पर्सनालिटी। ओके। तो ये चीजें हमें अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि ये चीजें किसने कही। तो ये परिभाषा किसकी है? मॉरिसन की। सो दैट आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जब हम टीचर्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम देख लेते हैं कि शिक्षक दिवस और विश्व शिक्षक दिवस जो मनाए जाते हैं, जो एग्जाम पहुंच जाते हैं, वो कब मनाए जाते हैं। भारत में शिक्षक दिवस हर साल 5 सितंबर को मनाया जाता है, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के सम्मान में मनाया जाता है। इस दिन विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति आभार और सम्मान व्यक्त करते हैं। ठीक है। आपको बताना है कि सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भारत में कौन सी महत्वपूर्ण पद पर रहे। ओके। इसके बाद अगर विश्व शिक्षक दिवस की बात करें तो एट द ग्लोबल लेवल, वैश्विक स्तर पर, वर्ल्ड टीचर डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 5 अक्टूबर, डिक्लेयर्ड बाय द यूनेस्को। यूनेस्को के बारे में हमने इससे पहले वाले लेक्चर में चर्चा की है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, और इसने जो 4 पिलर ऑफ एजुकेशन के बताए थे, यूनेस्को ने जो 4 पिलर्स बताए थे उनको भी हमने चर्चा की थी। 1994 में यूनेस्को ने वर्ल्ड टीचर्स डे की घोषणा की, टू रिकॉग्नाइज टीचर्स राइट्स, स्टेटस एंड कंट्रीब्यूशन इन द इम्प्रूविंग एजुकेशन वर्ल्ड वाइड। यानी शिक्षक के जो अधिकार हैं, जो उनकी स्थिति है और विश्व में उनका शिक्षा में जो योगदान है, उसको मान्यता देने के लिए इसे घोषित किया गया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो है दिवस मनाए जाते हैं विश्व स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। ओके। सो दैट आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षण और शिक्षा दर्शन, प्लेटो ने क्या कहा इस संदर्भ में, और इन सब चीजों को पहले शार्ट में देखेंगे, फिर इनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो प्लेटो आदर्शवाद के समर्थक थे। इन्होंने मूल्य और सत्य पर फोकस किया, सत्य, मूल्य और सत्य को शिक्षा में शामिल करना। रूसो की अगर बात करें तो ये प्रकृतिवादी विचारक थे। इन्होंने बाल केंद्रित विकास पर बात की। जॉन डेवी की अगर हम बात करें तो ये लर्निंग बाय डूइंग की बात करते थे, करके सीखने की बात करते थे। और इन्होंने जो है प्रयोगवाद की बात की। ये सब मैच करने के फॉर्म में आते हैं, तो आपको एडजस्ट याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिए, अदरवाइज अपने हिसाब से इनकी ट्रिक भी बना सकते हैं। सो दैट अगला है व्यवहारवाद। ये स्किनर से जुड़ा हुआ है और इन्होंने अनुबंधन और पुनर्बलन
कंडीशनिंग एंड री इन्फोर्समेंट की थ्योरी दी सीखने के संदर्भ में। अगला है जीन पियाजी, जिन्होंने निर्माणवाद या रचनावाद जो है की बात की, कंस्ट्रक्टिविज्म की बात की, इन्होंने सामाजिक अधिगम की बात की, एक्टिव एंड सोशल लर्निंग की बात की। सो दैट ये कुछ महत्वपूर्ण दर्शन हैं जो एग्जाम में पूछ जाते हैं। और इसके बाद अब्राहम मस्लो का, जो बच्चे सोशल वर्क में एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं वहां पर अब्राहम मस्लो की थ्योरी पूछ जाती है, जिन्होंने 5 स्टेज बताए हैं। ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो की अगर हम बात करें तो ये ऐसे विचारक हैं, ये मानवतावादी थिंकर्स हैं और इन्होंने आत्मसिद्धि और सहानुभूति की बात कही है। फिर सार्थ और कार्टगीत ने अस्तित्ववाद की जो है थ्योरी दी है, स्वतंत्रता और व्यक्तित्व की बात की है, जिसे हम शिक्षण के माध्यम से समझ सकते हैं। पतंजलि ने योग सूत्र की बात की है, जिसको आज बाबा रामदेव जी आगे बढ़ा रहे हैं, और योग विश्व स्तर पर एक बहुत ही मान्यता प्राप्त भारतीय ज्ञान परंपरा का एक रूप है। ठीक है, एक भाग है। ओके। बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज में पतंजलि के योग सूत्र पर और विभिन्न प्रकार के उनके जो अन्य क्षेत्र हैं उन पर रिसर्च हो रहे हैं। सो दैट हमें इन सब चीजों के महत्व को भी समझना है। आदर्शवाद की बात करें तो ये सत्य, मूल और नैतिक विकास पर बल देता है। प्लेटो और राधा कृष्णन के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य चरित्र और आदर्शों का निर्माण करना है। ओके। तो आइडियलिज्म को हम इस प्रकार भी समझ सकते हैं। और इसके बाद अगर हम देखें रियलिज्म यानी यथार्थवाद, इसका मतलब है कि तथ्य और वास्तविकता पर इसमें जोर दिया जाता है। अरस्तु के अनुसार शिक्षा का आधार निरीक्षण और व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। सो दैट जितने भी हम देखते हैं कि वाद का मतलब होता है कि विचारधारा, है ना, बातचीत का एक नजरिया। तो हर विचारधारा का कुछ अलग दृष्टिकोण होता है। सो दैट यथार्थवाद जो है इस संदर्भ में इस प्रकार की बातें करता है जो हमने भी डिस्कस की। प्रकृतिवाद अगर बात करें तो ये बाल केंद्रित विकास की बात करते हैं, प्रकृति से सीखने पर जोर देते हैं। रूसो ने कहा था कि शिक्षा को बालक के स्वभाव के अनुसार होना चाहिए, न कि बालक को शिक्षा के स्वभाव के अनुसार। सो दैट हमें इस चीज को भी समझना है कि बच्चा अगर नेचर से कनेक्ट करके चीजों को सीखेगा तो और अच्छे से सीखेगा। जैसे कि डॉक्टर जो है जो हमारे कवि गुरु हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी, उन्होंने भी प्रकृति से संबंधित शिक्षा पे या मुक्त शिक्षा पे हम कह सकते हैं, शांति निकेतन में उन्होंने जो शुरू किया था वो भी एक तरीके से प्रकृति से जुड़ी हुई शिक्षा पर बात करते थे। वो खुली शिक्षा पर बात करते थे, स्वतंत्र वातावरण में शिक्षा पे बात करते थे, उसको प्रमोट करते थे। इसके बाद प्रयोगवाद, प्रयोगवाद का सिद्धांत है करके सीखना। जॉन डेवी इसके मुख्य प्रतिपादक हैं। इनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य जीवन के व्यवहारिक कार्यों के लिए तैयारी करना। इसी वजह से हम देखते हैं बड़े बड़े जो यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेज होते हैं, वहां पर असाइनमेंट दिए जाते हैं ताकि बच्चे कुछ करें और उनको सीखें। सो दैट इस चीज को भी हमें समझने की जरूरत है। व्यवहारवाद की अगर हम बात करें तो व्यवहारवाद को अधिगम और उद्दीपन, व्यवहारवाद अधिगम को उद्दीपन और प्रक्रिया से होने वाला व्यवहार परिवर्तन मानता है। स्किनर ने शिक्षण में पुनर्बलन पर जोर दिया है। सो दैट इसको हम अलग से जितनी भी थ्योरी है इस चैप्टर की उनको हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान रखना है कि जो स्किनर की थ्योरी है वो व्यवहार परिवर्तन से जुड़ी हुई है और अधिगम व्यवहार अधिगम से जुड़ी हुई है। ओके। इसको हम फिर से डिटेल करेंगे जहां पर हम अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को इससे जुड़े हुए को समझेंगे। अगला है रचनावाद। रचनावाद के अनुसार विद्यार्थी अनुभव और अंतःक्रिया के ज्ञान से निर्माण करता है, से ज्ञान का निर्माण करता है। जीन पियाजे और वाइगोत्स्की ने सक्रिय अधिगम का समर्थन किया है। ठीक है। इसके बाद हमने अगर मानवतावाद की बात करें तो ये समग्र विकास, आत्मसिद्धि और सहानुभूति पर बल देता है। मास्लो और कार्ल रोजर्स ने शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा का समर्थन किया। इसके बाद हमने देखा कि अस्तित्ववाद की चर्चा हमने ऊपर अभी भी की है, और यहाँ पर हम फिर से देख लेते हैं कि अस्तित्ववाद व्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्तित्व और आत्मनिर्णय पर बल देता है। गीत याद और शास्त्र के अनुसार शिक्षा का आत्मान्वेषण में सहायक होना चाहिए। ठीक है। यानी कि स्वयं की खोज में भी शिक्षा सहायक होनी चाहिए, शिक्षा का इस प्रकार से स्तर होना चाहिए। इसके बाद हम बात करें योग दर्शन की, तो वर्तमान में हम सभी जानते हैं कि पतंजलि को योग का जनक कहा जाता है। उन्होंने अष्टांग योग के 8 अंग बताए, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसका उद्देश्य आत्मबोध और आंतरिक शांति है, और इसे वैश्विक स्तर पर स्वीकृति मिल चुकी है। आपको कमेंट करके बताना है कि विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें तो गेस्टाल्टवाद के अनुसार अधिगम अंतर्दृष्टि और संपूर्णता की समझ से होता है, न कि टुकड़ों से। जब हम किसी वृक्ष को देखते हैं तो पहले पूरे वृक्ष पे नजर पड़ती है, फिर उसकी पत्तियों या तनाव या किसी अन्य पार्ट पे नजर पड़ती है। तो गेस्टाल्टवाद सभी किसी भी प्रकार की जो अधिगम प्रक्रिया है उसको एक तरीके से पूरी समग्रता से देखने की बात करता है, होलिस्टिक की बात करता है। सो दैट हमें इस संदर्भ में इसको समझना है।
ओके। शिक्षण की विशेषताओं की अगर बात करें तो अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि शिक्षण की विशेषताओं से जुड़े हुए प्रश्न एग्जाम में बहुत पूछे गए हैं, है ना। शिक्षण की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो शिक्षण मूलतः एक बौद्धिक गतिविधि है, क्योंकि यहाँ पर सोचने, समझने, विचार करने, निर्णय लेने, दिन प्रतिदिन के होमवर्क जो स्कूल्स में दिए जाते हैं और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में जो काम शिक्षा से संबंधित होते हैं, तो वहाँ पर हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों की जरूरत होती है। तो एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जाती है, संज्ञानात्मक विकास की बात की जाती है, जो कि जीन पियाजे की सिद्धांत भी है, जिस पे हम चर्चा करेंगे आगे आने वाली क्लास में। शिक्षण के दो मूलभूत प्रतिरूप होते हैं, एक शिक्षक केंद्रित होता है और एक शिक्षार्थी केंद्रित होता है। ठीक है, तो इन पे भी हम बात करेंगे डिटेल्स। शिक्षण के विभिन्न स्तर होते हैं, मुख्य तौर पर तीन स्तर जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें हम हर्बर्ट हंट और मॉरिसन के द्वारा जो तीन स्तर दिए गए हैं अलग अलग, उन पे चर्चा करते हैं। ठीक है। शिक्षण पाठ्यपुस्तक एवं पाठ्यक्रम के अनुसार होता है, बिल्कुल पाठ्यपुस्तक होती है, पाठ्यक्रम के अनुसार ही शिक्षण पद्धति को आगे बढ़ाया जाता है। शिक्षण का वातावरण गतिशील होता है, बिल्कुल शिक्षण का वातावरण कैसा होता है, गतिशील होता है। और यहाँ पर जो प्रक्रियाएं होती हैं वो चलती रहती हैं, विभिन्न माध्यमों से बच्चे सीखते रहते हैं। ठीक है। शिक्षण अधिगम अनुदेशन प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल शिक्षण यानी कि टीचिंग, लर्निंग और इंस्ट्रक्शन, प्रशिक्षण, इन सब से मिलकर बनता है। जब भी कोई टीचर पढ़ाता है तो वो बहुत सारी चीज़ों को उनसे शामिल करता है, इंस्ट्रक्शन होते हैं, लर्निंग होती है, ठीक है, चीज़ों को सिखाता है। तो इन सब चीज़ों को मिलकर जो पूरी प्रक्रिया संपन्न होती है, तो इसे हम कह सकते हैं कि शिक्षण अधिगम अनुदेशन प्रशिक्षण का परस्पर घनिष्ठ संबंध है। अगर टीचिंग की जाए और अधिगम ही प्राप्त ना हो, लर्निंग ही प्राप्त ना हो, ठीक है, और लर्निंग कैसे प्राप्त होगी, जब इसके लिए कुछ टीचर के द्वारा इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे, समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। टीचर को भी ट्रेनिंग की भी आवश्यकता होती है, बच्चों को भी ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, बच्चों को ट्रेनिंग शिक्षण के द्वारा दी जाती है। तो इस प्रकार से ये क्या है, क्लोजली इंटर रिलेटेड जो है क्या है, परस्पर विचारधाराएं हैं, परस्पर जो है ये आपस में जुड़े हुए हैं। सो दैट इस चीज को हमें समझना है। शिक्षण एक संगठित तथा वृत्ति है। शिक्षण कौशल प्राप्त करने के लिए लंबी अवधि का अध्ययन और प्रशिक्षण आवश्यक है, बिल्कुल। आज के दौर पे हम देखें, टीचर बनने के लिए पहले आपको बहुत सारे एक तरीके से एग्जाम पास करने होते हैं, ठीक है, फिर जाके आप शिक्षक बनते हैं। शिक्षण विज्ञान के साथ साथ कला भी है, बिल्कुल। कला किस प्रकार से, क्योंकि जब भी हम पढ़ाते हैं तो बच्चों को जब हम सिखाते हैं तो सिखाने का जो तरीका होता है, जैसे बच्चे सीखें, बच्चे आपकी क्लास में बोर ना हो, ठीक है, आप उन्हें बीच बीच में कुछ ऐसा एंटरटेन करते रहें जो कि वो कहीं ना कहीं टीचिंग साइकोलॉजी का पार्ट है। तो इस प्रकार से हमें बच्चों को सिखाना, तो ये एक कला का भाग हो जाता है। लेकिन जब हम उसमें शिक्षण के सिद्धांतों की बात करते हैं, शिक्षण के विज्ञान की बात करते हैं, शिक्षण में महत्वपूर्ण जो कॉन्सेप्ट हैं उनकी बात करते हैं, प्रक्रिया की बात करते हैं, तो विज्ञान का रूप होता है। ठीक है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि शिक्षण में विज्ञान और कला दोनों की विशेषताएं पाई जाती हैं, दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। ओके, टीचिंग इज द बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। ओके, सो दैट इस चीज को हम यहाँ पर समझ सकते हैं। और हम शिक्षण की विशेषताओं के बाद हम देखेंगे जो अन्य महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं इस संदर्भ में, जो इस चैप्टर में पूछे जाते हैं, कि शिक्षण के बारे में अगर बात करें तो ये एक उद्देश्यपूर्ण और सुनियोजित प्रक्रिया है जो शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु चलाई जाती है, संचालित होती है। ये मूलतः शिक्षार्थी केंद्रित होती है तथा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार अनुकूलित रहती है। ठीक है। शिक्षण एक सामाजिक एवं सहभागिता पूर्ण प्रक्रिया भी है, जिसमें शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच निरंतर संप्रेषण होता है। संप्रेषण मतलब कम्युनिकेशन, जो कि हमारा यूनिट 4 है, उसको हम पढ़ेंगे अच्छे से। ये गतिशील और लचीला भी होता है, फ्लेक्सिबल होता है, जो समय, परिवेश और प्रसंग के अनुसार, जरूरत के अनुसार परिवर्तित होता रहता है। ओके। साथ ही शिक्षण एक द्विपक्षीय एवं सतत प्रक्रिया है। द्विपक्षीय मतलब होता है यहाँ पर टीचर होते हैं, छात्र होते हैं, और संबंधित जो सामग्री होती है उसके माध्यम से लगातार ये प्रक्रिया चलती रहती है, जिसका उद्देश्य केवल ज्ञानार्जन नहीं होता है, बल्कि शिक्षार्थियों का समग्र विकास, होलिस्टिक डेवलपमेंट की बात यहाँ पर की जाती है। ओके। तो मूलतः तो शिक्षार्थी केंद्रित होती है, बल्कि शिक्षा। और इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो विशेषताएं हैं वो शिक्षण से जुड़ी हुई हैं, जो एग्जाम में पूछी जा सकती है। ओके। तो आपको ये क्लास कैसी लगी, आप लोग कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो लोग इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, पेपर 1 की। बहुत सारी कंटेंट, बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो आप हमारे नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, हम आपको टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे देंगे, और वहाँ से इस पीडीएफ को आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम पे आप सर्च करेंगे विवेक तिवारी सर सोशल वर्क, या विवेक तिवारी सर डालेंगे तो मेरा फोटो लगा होगा, तो आप देख सकते हैं।
सो दैट अगर हम बात करें कंपैरेटिव चार्ट की, जो कि शिक्षण से जुड़ा हुआ है, तो शिक्षण तीन प्रकार का होता है। एक जिसे हम ह्यूटोगोजी कहते हैं, एंड्रोगोजी कहते हैं, पेडागोजी कहते हैं। तो तुलनात्मक चार्ट के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर तीन एस्पेक्ट होते हैं। बच्चों से जुड़ा हुआ जो एक एस्पेक्ट है, बच्चों के शिक्षण के लिए, फिर वयस्कों के शिक्षण के लिए, और फिर आत्मनिर्भर निर्धारित अधिगम के लिए। तो जो बच्चों के शिक्षण से संबंधित है, टीचिंग फॉर ऑफ चिल्ड्रन, जिसमें हम चाइल्ड पे फोकस करते हैं, बच्चों पे फोकस करते हैं, इसे हम पैडागोजी कहते हैं, शिक्षण का विज्ञान कहते हैं। फिर जो अगला है एंड्रागोजी, एंड्रागोजी मतलब टीचिंग ऑफ एडल्ट, यहाँ पर बच्चे थोड़ा वयस्क होते हैं और वो बहुत सारी चीजें खुद से करते हैं। और इसके बाद जो हेटागोजी है, यहाँ पर आत्मनिर्भर होते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा उनको डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है, वो सेल्फ से सब चीजों को करते हैं। अगर हम थिंकर्स की बात करें कि इन अलग अलग विधियों को कौन कौन से थिंकर्स ने दिया है, तो आप देख सकते हैं लर्निंग बाई टीचिंग ऑफ लर्निंग से जो है पेडागोजी, उसमें जीन पियाजे का नाम आता है, जिसमें कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात बात की जाती है। वैगेत्सी का नाम आता है, जो सोशल कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इसके अलावा हम अगर बात करें तो एंड्रोगोजी में अलेक्जेंडर कप का नाम आता है, मेलकॉम का नाम आता है, फादर ऑफ एंड्रोगोजी भी जाने जाते हैं। फिर यहाँ पर हैस और केनन का नाम आता है, केनियन का। शिक्षार्थी की भूमिका अगर पहले भी बात करें पेडागोजी में, तो आश्रित होती है शिक्षक द्वारा ही पूरी तरीके से, वो एक तरीके से शिक्षक के भरोसे होता है, हम कह सकते हैं। यहाँ पर वो थोड़ा स्वतंत्र होता है और यहाँ पर वो पूर्ण स्वतंत्र होता है, ठीक है, पेडागोजी में। शिक्षक की भूमिका यहाँ पर अधिकारपूर्ण होती है, और यहाँ पर मार्गदर्शक की होती है, यहाँ पर मेंटर की होती है। सो दैट इस कंपैरेटिव चार्ट के माध्यम से आप तीनों में अंतर देख सकते हैं। तीनों महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, तीनों एग्जाम में पूछ जाते हैं। ओके, तो ये आप देख सकते हैं। पेडागोजी में संरचित पाठ्यक्रम होता है और सिलेबस बेस्ड एजुकेशन होती है, शिक्षा होती है। जबकि एंड्रोगोजी में समस्या समाधान पर फोकस किया जाता है, और इसके बाद यहाँ पर फ्लेक्सिबल होती है और जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जो चीज़ें होती हैं वो प्रोवाइड की जाती हैं। सो दैट इन सब चीज़ों को समझते हुए हमें अच्छे से पढ़ना है और एग्जाम को क्वालिफाई करना है, कंटिन्यूटी बना के रखना है। देखो एग्जाम टफ नहीं है, बात यह है कि बच्चे कंटिन्यू नहीं करते टाइम से। आ, आज पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, 4 दिन पढ़ा, चाहे 6 दिन नहीं पढ़ा, ठीक है, लंबी छुट्टी पे निकल गए, कंटिन्यूटी नहीं होती, तो वहाँ पे समस्या होती है। अगर अच्छे से आप लगातार कंसिस्टेंसी के साथ, ठीक है, लगातार मेहनत करते हुए, ठीक है, अगर आप पढ़ते हैं, तो कोई भी एग्जाम मुझे लगता है कि अगर आप उसके साथ ईमानदारी से न्याय करते हैं, तो आप उसको क्रैक कर सकते हैं। तो फोकस इसमें ज्ञानार्जन पे होता है पेडागोजी में, एंड्रोगोजी में कौशल विकास पे होता है, और पेडागोजी में सृजनशीलता पर होता है, क्रिएटिविटी पे होता है, सेल्फ लर्निंग पे होता है। सो दैट इन चीज़ों को हमने समझा। अगला जो हमारा महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है वो है, जहाँ से एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछे जाते हैं, वह लेवल ऑफ टीचिंग, शिक्षण के स्तर। तो मुख्य तौर पर तीन स्तर जो एग्जाम पूछे जाते हैं, वो है मेमोरी लेवल यानी स्मृति स्तर, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग लेवल यानी बोध स्तर, अबोध स्तर भी कहीं कहीं लिखा होता है, और चौथा है रिफ्लेक्टिव लेवल, जिसे हम चिंतन या प्रतिबिंब स्तर के तौर पर जानते हैं, ठीक है। तो अगेन हम इन चीज़ों को डिटेल से समझेंगे, इन तीनों स्तरों को डिटेल से समझेंगे। आपको समझना है अच्छे से, इसको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यहाँ से हर बार एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो तीन स्तर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कई बार एक ऑप्शन और दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है। तो तीन ये स्तर मुख्य तौर पर आपको याद रखना है। पहला है मेमोरी लेवल। मेमोरी लेवल की बात करें तो इसके मुख्य थिंकर इसमें जो संबंधित है वो है हर्बर्ट, इससे जुड़े हुए हैं, और यहाँ पर रूट लर्निंग यानी याद करने पर ये फोकस होती है। इस स्तर पर शिक्षण तथ्य, परिभाषाओं और सूत्रों को केवल याद करने पर केंद्रित होता है। इसमें गहन समझ की अपेक्षा बच्चों से नहीं की जाती है, और एक तरीके से शुरुआती स्तर पर, प्राथमिक प्राथमिक स्तर पर बच्चों के सीखने के लिए ये जो स्तर है वो बहुत ही उपयोगी है। ओके, सो दैट इसे हम एक और नाम से जानते हैं, जिसे हम उद्दीपन प्रतिक्रिया स्तर के नाम से जानते हैं, स्टिमुलस रिस्पॉन्स लेवल ऑफ टीचिंग के नाम से जानते हैं, और प्राइमरी यानी प्राथमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। अगला जो लेवल है वो है अंडरस्टैंडिंग लेवल, बोध स्तर। इसे मॉरिसन के द्वारा दिया गया है, और यहाँ पर बोध, व्याख्या और प्रयोग पर फोकस किया जाता है, कंप्रिहेंशन, इंटरप्रिटेशन एंड एप्लीकेशन। यहाँ पर विद्यार्थियों को सिद्धांतों, अवधारणाओं और उनके वास्तविक जीवन में प्रयोग को समझने में मदद किया जाता है। इसे हम अन्य नाम से जानते हैं मेमोरी प्लस इंसाइट लेवल ऑफ टीचिंग, ठीक है। तो जो मैं अन्य नाम बता रहा हूँ, ये भी आपको ध्यान में रखने हैं, ये भी इसका शार्ट नोट्स बना लेना है कि ये जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को अन्य किस नाम से जाना जाता है, क्योंकि कई बार दोनों नाम इधर दिए जाएंगे, तीनों नाम ये रहेंगे और तीनों नाम इसके अन्य जो नाम है वो रहेंगे, आपको मैच करना होगा कि किसे क्या कहा जाता है। तो दैट आपको इसको अच्छे से समझ के जाना है, अंडरस्टैंड करके जाना है, शार्ट नोट्स बना के जाना है, रिविजन करके जाना है, और वीडियो कमेंट करके बताना है कि आपको कैसे लगे।
आल्सो नोन, तो हमने देखा इसे। फिर इसे हम देखते हैं कि माध्यमिक स्तर पर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। इसके बाद जो अगला स्तर है टीचिंग का, जिस पे हम चर्चा करेंगे, वो है रिफ्लेक्टिव लेवल, चिंतन का प्रतिबिंब स्तर। ये इसे हंट ने दिया है, और यहाँ पर जो एक तरीके से कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात की जाती है, शिक्षार्थियों को गहराई से सोचने, विश्लेषण करने, मूल्यांकन करने, निर्णय लेने और नई उदाहरणों को समझना, और उनसे उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निदान निदान करना। और इसके लिए जो शिक्षण होता है वो उसे बच्चों को प्रेरित करता है। समस्या समाधान की क्षमता विकसित की जाती है यहाँ पर, और आलोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का प्रयास यहाँ पर किया जाता है। और इसे हम इंट्रोस्पेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग कहते हैं। इसका ये दूसरा नाम है, इसको आप अच्छे से समझ के जाना। तो तीनों के अलग अलग नाम हैं, तीनों के मुख्य नाम हमने पढ़े हैं, और इसके बाद तीनों के अलग अलग नाम भी हमने पढ़े हैं, तो उनको भी समझ के जाना है। तो इसका जो यूज होता है ज़्यादातर हायर एजुकेशन में होता है। सो दैट इन तीन लेवल को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ओके। अब हम शिक्षण के उद्देश्यों की अगर हम बात करें, तो शिक्षण का उद्देश्य पूर्व निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करना है, जिन्हें शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त करना चाहता है। ये उद्देश्य शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को ज्ञान, कौशल, मूल्यों तथा दृष्टिकोण जैसे वांछित अधिगम परिणामों की ओर निर्देशित करते हैं, है ना। तो इस चीज को हमें अच्छे से समझ के जाना है। इसके बाद अगर हम बात करें ब्लूम टेक्सोनोमी की, ब्लूम टेक्सोनोमी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत बार प्रश्न पूछे गए हैं, और लगभग हर बार प्रश्न पूछ जाता है किसी न किसी फॉर्म में। तो ब्लूम टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें, तो ब्लूम का वर्गीकरण के नाम से, चूंकि ये जो एक वर्गीकरण है ब्लूम के द्वारा दिया गया था, इस वजह से ब्लूम टेक्सोनोमी के नाम से इसको हम जानते हैं। तो ब्लूम टेक्सोनोमी ने शैक्षिक उद्देश्यों को जटिलता और विशिष्टता के स्तरों में बांटने वाला एक अनुक्रमित मॉडल दिया है, पद अनुक्रमित मॉडल दिया है। ये शिक्षकों को अधिगम उद्देश्यों, शिक्षण विधियों और मूल्यांकन की योजना बनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है। तो क्या है ये मॉडल, इसको हम अच्छे से समझते हैं। ओके। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों को तीन प्रमुख क्षेत्रों में विभाजित किया है, और इसे हम 3H के नाम से भी जानते हैं, जिसका जिक्र अभी हम आगे करेंगे। अभी हम इसको ऐसे देखते चलते हैं। जो पहला H है उसमें है हेड, जिसे हम कॉग्निटिव डोमेन से जोड़ के देखते हैं। ठीक है। कॉग्निटिव डोमेन में, जैसे कि हमने ऊपर भी बताया है, यहाँ पर हमें सोचने, समझने और विचार करने, निर्णय लेने, इस संदर्भ में यहाँ पर हमारे मस्तिष्क के जो इंद्रियां होती हैं वो ज़्यादा एक्टिव होती हैं। अगर हम बात करें तो इसके जो स्तर हैं, सबसे पहले नॉलेज है, कंप्रीहेंशन है, एप्लीकेशन है, एनालिसिस है, सिंथेसिस है और इवोल्यूशन। इसमें हम ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन की बात करते हैं। कोई भी नॉलेज हमारे पास जब आता है, तुम उसको समझते हैं अच्छे से, फिर उसका एप्लीकेशन करते हैं, फिर से एनालिसिस करते हैं, और एनालिसिस के बाद सिंथेसिस करते हैं, उसके बाद इवेल्यूएट करते हैं। तो दैट ये पूरा का पूरा चरण है, जिसे बाद में संशोधित किया गया ब्लूम के द्वारा। उस संशोधित चीजों को भी हम इसमें पढ़ेंगे। अगला है अफेक्टिव डोमेन, जिसे हम हेड कहते हैं। 3H फार्मूले से जुड़ी हुई चीजें हैं। पहले को हमने हेड कहा, दूसरे को हमने हेड कहा। जब हम हेड की बात करते हैं, तो ये अफेक्टिव डोमेन भावनात्मक क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, जो कि एटीट्यूड, वैल्यू, फीलिंग्स, मोटिवेशन, ये भावना और मूल्यों, दृष्टिकोणों से संबंधित है। यहाँ पर जब छात्र और शिक्षक के बीच वार्तालाप होती है, तो पहले छात्र सुनता है, रिसीविंग, फिर रिस्पॉन्डिंग, फिर वो एक तरीके से वेलबिंग उसकी होती है, और ऑर्गेनाइजेशन होता है, फिर करेक्टराइजेशन होता है। तो ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया चलती है। तो यहाँ पर ग्रहण, प्रत्युत्तर, मूल्यांकन, संगठन, व्यक्तित्व में समाहित होते हैं। तो ये सब चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। इसके बाद जो तीसरा स्तर है वो है साइकोमोटर डोमेन, जिसे हम हैंड के नाम से जानते हैं। तो 3H में तीसरा H है हैंड। इसकी अगर हम बात करें, तो स्किल, फिजिकल मूवमेंट, कोऑर्डिनेशन, ये कौशल शारीरिक क्रियाओं और समन्वय से संबंधित है। यानी कि बच्चे को सिखाने के लिए एक तरीके से उसके शरीर के जो जितने भी अंग हैं, खेल कूद से सीखना, और उसे विभिन्न प्रकार के होमवर्क देना, और भी एक तरीके से उसे एक्टिविटीज के माध्यम से सिखाना। इसमें हम इंटीमेशन यानी अनुकरण, फिर मैनिपुलेशन, प्रिसीजन, आर्टिकुलेशन और नेचुरलाइजेशन, इन सब के माध्यम से बच्चों को सिखाते हैं। सो दैट ये महत्वपूर्ण जो प्रोसेस हैं, ये आपको याद रखने हैं, एग्जाम पूछे जा सकते हैं। ठीक है। बाकी जो इसके शार्ट फॉर्म है उस पर हम फिर से चर्चा कर लेते हैं, जिसे हम 3H कॉन्सेप्ट के नाम से जानते हैं। इन 3H फार्मूले में हम देखते हैं कि जो पहला H है इसे हम हेड कहते हैं, दूसरे H को हेड कहते हैं, तीसरे H को हैंड कहते हैं, जैसे कि हमने ऊपर चर्चा की। हेड का मतलब संबंधन है वो है, हेड का संबंध है कॉग्निटिव डोमेन से, जिसमें हम नॉलेज, थिंकिंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ की बात करते हैं, बौद्धिक विकास की बात करते हैं। हेड का संबंध अफेक्टिव डोमेन से, जहाँ पर हम वैल्यू, एटीट्यूड, इमोशंस, इन सब चीज़ों पे बात करते हैं।
हैंड का संबंध साइकोमोटर डोमेन से है, जहाँ पर स्किल, एक्शन और परफॉर्मेंस की बात की जाती है। तो ये सेम मैचिंग की फॉर्म में पूछे जा सकते हैं, तो आपको इनको ऐसे भी समझ के जाना है और वैसे भी समझ के जाना है, जिस प्रकार हमने ऊपर डिस्कस किया। ओके, तो 3H फार्मूले को हमने देखा यहाँ पे। अब रिवाइज जो ब्लूम टेक्सोनॉमी है, विशेषकर कॉग्निटिव डोमेन के संदर्भ में। ओके, तो यहाँ पर पहले क्या था, रिमेम्बर था, यानी स्मरण करना। अभी क्या है, नहीं सॉरी, अभी क्या है, अभी रिमेम्बर इन्होंने किया है, पहले ये नॉलेज था। अभी इन्होंने अंडरस्टैंड किया है, पहले ये कॉम्प्रिहेंशन था। अभी इन्होंने अप्लाई किया है, पहले ये एप्लीकेशन था। अभी जो है वो एनालाइज है, पहले एनालिसिस था। और जो लास्ट है, लास्ट के दो हैं इसमें, इवेल्युएट की, सिंथेसिस की जगह पे इवेल्युएट है, और इवेल्युएशन की जगह पे क्रिएट है। तो एक तरीके से हम देखते हैं तो बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को इसमें मिलता है, क्योंकि जहाँ पर इवोल्यूशन था वहां पर सृजन की बात की गई है। ठीक है, तो एक तरीके से इसको और इनोवेटिव तरीके से कॉग्निटिव डोमेन को यहाँ पर संशोधित रूप में लागू किया गया है। तो दोनों को हमें याद करके जाना है। ठीक है, जो अपडेट है और जो पुराना है, दोनों को अब याद करके जाना है, क्योंकि दोनों से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ओके, तो आपको याद रखना है, पहला पहले जो था नॉलेज, कंप्रीहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस और इवैल्यूएशन। अभी क्या है, रिमेंबर, अंडरस्टैंड, अप्लाई, एनालाइज, और इसके अलावा इवैल्यूएट एंड क्रिएट। तो ये जब चीज़ों को आपको 60 नोट्स इसके बना लेने हैं। PDF मिल जाएगी, अगर आप कमेंट करेंगे, मैसेज पे चैट करेंगे, तो हम ग्रुप में डाल देंगे। ओके, सो दैट हम आगे बढ़ते हैं। और सिग्निफिकेंस की अगर हम बात करें, तो अधिगम उद्देश्यों को तय करने, शिक्षण विधि चुनने और मूल्यांकन करने में सहायता करता है। शिक्षण की आधारभूत कुछ आवश्यकताएं हैं जिसके माध्यम से हम इनको समझ सकते हैं। देखो, शिक्षण क्या है, पूरी की पूरी प्रक्रिया है, और कोई भी प्रक्रिया जब संपन्न होती है तो उसके लिए कुछ माध्यम की जरूरत होती है। तो शिक्षण प्रक्रिया को संपन्न होने के लिए कुछ आवश्यकताएं होती हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है शिक्षक। शिक्षक ही नहीं होगा तो आवश्यकताएं, सामग्री कोई होगी, रखी रहेगी। तो शिक्षक ऐसा होना चाहिए जिसके पास विषय का ज्ञान हो, जो संप्रेषण कौशल और मार्गदर्शन की क्षमता होनी चाहिए, बातचीत करने का कौशल होना चाहिए, वो अच्छे से मार्गदर्शन कर सके। उतना ही महत्वपूर्ण है शिक्षार्थी भी है। शिक्षार्थी में भी चीजों को समझने की में रुचि होनी चाहिए। आवश्यकताओं, रुचियों और क्षमताओं का ध्यान रखना भी जरूरी। पता चला आप शिक्षक को पढ़ा रहे हैं, मतलब छात्र को पढ़ा रहे हैं, और छात्र जो है कहीं अलग ही खोए हैं, किसी अलग ही दुनिया में, ख्यालों में खोए हुए हैं। तो वो जब वो रुचि नहीं ले रहे हैं तो वो सीख नहीं पाएंगे। तो शिक्षार्थियों की रुचि होना भी जरूरी है। विषय वस्तु पर शिक्षक की स्पष्ट और प्रासंगिक पकड़ होनी चाहिए, शिक्षार्थी के स्तर के अनुरूप भी होनी चाहिए। शिक्षण के स्पष्ट उद्देश्य होने चाहिए जो दिशा प्रदान कर सके, शिक्षक शिक्षार्थी को वो अधिकतम लाभ प्रदान कर सके। और इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जो महत्वपूर्ण विधियां होती हैं, जो रणनीतियां होती हैं, वो भी अपनाना आवश्यक है, जिसे हम सहायक सामग्री के नाम से जानते हैं, जो कि एक सकारात्मक वातावरण प्रदान कर सकती हैं। अंत में इवोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो छात्र पढ़ रहे हैं उनका फीडबैक होना, उनका मूल्यांकन करना, ताकि पता चले कि जो शिक्षण प्रक्रिया है वो कहाँ तक संपन्न हो पा रही है। परिणाम को जांचा जाना चाहिए। शिक्षण 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 और शिक्षण दोनों में सुधार हो सके, इसके लिए इवोल्यूशन बहुत ज़्यादा जरूरी है। सो दैट हमें इन सब चीज़ों को समझना है, और इसके साथ ही हमें जो है अपने उद्देश्य के लिए लगातार काम करते रहना है ना। शिक्षण एक क्रिया है जिसमें शिक्षक और छात्र मिलकर अपने उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यदि शिक्षण की आधारभूत आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता है तो शिक्षण अपूर्ण और असफल हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें भी हमें ध्यान में रखना है। तो बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने बाइलिंगुअल कंटेंट तैयार किया है, ताकि किसी भी मीडियम के बच्चों को कोई तकलीफ ना हो। इसलिए इन दोनों प्रक्रियाओं, शिक्षण और अधिगम को साथ साथ प्रयोग किया जाना जरूरी होता है। कुछ और परिभाषाएं जिन्हें हम डिस्कस कर सकते हैं यहाँ पे, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। और अगेन मैं ये कहूंगा कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए जो पेपर वन की तैयारी कर रहे हैं, और कमेंट के माध्यम से अपने व्यूज बताइए। इसमें इसने बताया कि शिक्षण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अधिगम की उत्पत्ति होती है। अधिगम मतलब सीखना, लर्निंग। ठीक है, इन्होंने कहा कि शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसके बिना अधिगम की प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, गुरु के बिना ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। तो ये बहुत ही पुरानी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा में एक कहावत है। ठीक है, और गुरु को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान से बड़ा भी दर्जा शिक्षक को दिया गया है, गुरु को दिया गया है। तो शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, इंटीग्रल पार्ट ऑफ द एजुकेशन प्रोसेस, जिसके बिना अधिगम की प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती है। मान ले आपको एक रास्ते पे जाना है, एक मंजिल पे जाना है, और आपको पता नहीं है रास्ता, और कोई उस रास्ते पे पहले ही जाके पहुंच चुका है,
और आपको जाना है, तो आप उसी के माध्यम से उसका सहारा लेके जब आप जाएंगे तो आपका समय बचेगा, आप भटकेंगे नहीं। पता चला आपको रास्ता नहीं पता है, आप इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, इधर जा रहे हैं, फिर इधर आएंगे, फिर इधर गए, फिर ऐसे फिर आप यहाँ पहुंचेंगे। लेकिन आप शिक्षक का माध्यम लेंगे, शिक्षक के ज्ञान अर्जन में, उनके मार्गदर्शन में चीजों को आगे करेंगे, तो आप सीधे उस मंजिल पे पहुंच सकते हैं। सो दैट इसी वजह से कहा गया है कि शिक्षक शैक्षिक प्रक्रिया का अभिन्न अंग है, जिसके बिना अधिगम की प्राप्ति में सफलता प्राप्त नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आप वो शिक्षक किसी किसी भी माध्यम से आपकी जर्नी में सहायक हो सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन, ठीक है, किसी भी माध्यम से। शिक्षण का प्रधान उद्देश्य अधिगम की ऐसी स्थिति उत्पन्न करना है जिससे शिक्षा प्राप्त की जा सके। ठीक है, शिक्षण का प्रधान उद्देश्य क्या है? ऐसी स्थिति उत्पन्न करने से शिक्षा प्राप्त की जा सके। सो दैट इस चीज को हमें समझना है। और शिक्षा के व्यापक अर्थ में हम देखते हैं कि पूरा संसार ही हमारा क्या है, एक तरीके से विद्यालय है। हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं। सो दैट शिक्षण उसका एक प्रक्रिया का एक पार्ट है। शिक्षण की आधारभूत कुछ विशेषताएं होती हैं। बर्टन ने जिसे बताया है, बर्टन के अनुसार शिक्षण अधिगम संबंधी मुख्य बिंदु निम्नलिखित है। पहला, शिक्षण का मुख्य उद्देश्य शिक्षण एवं अधिगम है। इन दोनों को संबंध करके शिक्षा को प्रभावशाली बनाया जा सकता है। तो आगे उन्होंने बताया कि शिक्षण सामाजिक प्रक्रिया है, अतः उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में निर्धारित करके शिक्षण की ऐसी क्रियाओं की व्यवस्था की जा सके जो उचित व्यवहार और प्रवर्तन में सफल हो सके। क्योंकि अंततः शिक्षण प्राप्त करने के बाद जो भी व्यक्ति सफल होता है वो समाज में ही रहता है, समाज में ही अपना योगदान देता है, चाहे वो किसी सर्विस के माध्यम से दे, चाहे वो किसी प्रक्रिया के माध्यम से, स्टार्टअप के माध्यम से, विद्यालय खोल के दे, या कोचिंग पढ़ा कर दे, या कोई अधिकारी बनकर दे। वो कहीं ना कहीं समाज की ही सेवा करता है। कोई पढ़ लिख के पुलिस हो गया तो वो समाज की समस्याओं को सॉल्व करता है, क्राइम को कम करने में काम करता है। कोई टीचर हो गया तो बच्चों को पढ़ा के वो समाज में और बदलाव लाता है। तो अंतिम उद्देश्य सभी चीजों का क्या है? सोशल वर्क ही है, एक तरीके से समाज को आगे ले जाना ही है ना। तो इस प्रकार हम इस चीजों को समझ सकते हैं। तो शिक्षण के संदर्भ में जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं जो बर्टन ने दी, वो हमने देखा। तीसरी विशेषता इन्होंने जो बताई, शिक्षण सिद्धांतों का प्रयोग अधिगम सिद्धांतों की सहायता से किया जा सकता है। जो भी हमारे लर्निंग थ्योरी है उनके माध्यम से भी हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। और लर्निंग थ्योरी, जो महत्वपूर्ण लर्निंग थ्योरी है, जैसे इवान पावलोव की है, बीएफ स्किनर की है, उन सब पे हम आगे चर्चा करेंगे। शिक्षण में मनोवैज्ञानिक तत्वों एवं शक्तियों का प्रयोग प्रभावशाली ढंग से किया जा सकता है। शिक्षण में दृष्टि श्रव्य साधनों का उपयोग उद्देश्यों की प्राप्ति के संदर्भ में किया जा सकता है। शिक्षा की मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु माना है। शिक्षण भी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक शक्तियों का केंद्र बिंदु माना गया है। कहने का मतलब है, जब टीचर पढ़ा रहा है और बच्चे उसमें इंगेज नहीं हो रहे हैं तो फिर शिक्षण सफल नहीं हो पाता है। सो दैट मनोवैज्ञानिक शक्तियों का मतलब है कि शिक्षक जो हो बच्चों की मनोशक्ति, मनोवैज्ञानिक स्थिति को भी समझ सके, उनकी मन स्थिति को समझ सके, और उस हिसाब से अगर वो बोर हो रहे हैं तो क्लास को थोड़ा एंटरटेनिंग बनाते हुए पढ़ाए, तो जो है क्लास लंबी भी चलती है और बच्चे पढ़ते भी हैं और बोर भी नहीं होते। ठीक है, सो दैट ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें हैं जो एग्जाम पूछ जाती हैं पेपर वन से जुड़ी हुई। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा चैप्टर वन का यूनिट वन का चैप्टर वन कंप्लीट होता है। और यहाँ पर गेज ने कुछ महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक शक्तियां बताई हैं, जिसको समझ लेते हैं। गेज के अनुसार तीन प्रकार की मनोवैज्ञानिक शक्तियां बताई गई हैं। सबसे पहले, व्यवहार में परिवर्तन लाने वाली शक्तियां, शक्तियों के रूप में अधिगम परिस्थितियां, और ज्ञानात्मक शक्तियां। सो इन सब चीजों को हमें समझ के जाना है। ठीक है, तो आज की ये वीडियो में हमने यूनिट वन का चैप्टर वन कंप्लीट किया है। ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड में हम टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं, और जल्दी ही मैं और वीडियो लगातार लाऊंगा ताकि टाइम से हम सिलेबस को कवर कर सकें। सो जिसको भी पूरा सिलेबस पढ़ना है वो लगातार कमेंट करते रहें, और जो है वीडियो को शेयर सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच फॉर द वीडियो गाइस।